नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मेवाड़ा। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में हम हर हफ्ते सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासकीय क्षेत्र से जुड़ी ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए हैं जो हमारे समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। साथ ही हम उनके कार्यक्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के महानिदेशक मेजर जनरल दिलावर सिंह जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि राष्ट्र के विकास और निर्माण में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किन उद्देश्यों को लेकर काम किया जा रहा है? जय हिंद। और मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पे आपके श्रोताओं को और देखने वालों को भी हमारा जय हिंद। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है भारतीय सरकार का एक ऐसा संगठन है जो कि एनसीसी और एनएसएस के अलावा पूरे देश के अंदर युवाओं के एम्पावरमेंट के लिए, युवाओं की डेवलपमेंट के लिए काम करता है और इसी माध्यम से वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करता है। जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं वो ये हैं कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जो गैर विद्यार्थी वर्ग है हमारा, जो कि दूर दूर के इलाकों में है, उनमें खास तौर पे हमारे जो एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स नेहरू युवा केंद्र संगठन के चलते हैं। सर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के नियमित कार्यक्रम कौन कौन से जिनसे जुड़कर एक युवा को बेहतर दिशा मिल सके और वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए साथ ही राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके? हमारे पास 3 तरीके के कार्यक्रम चलते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम है जिनको हम बोलते हैं कोर प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि पूरे भारत के अंदर हम लोग चलाते हैं, जिनको कि आपको जानकारी शायद होगी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उसके स्टेट हेडक्वार्टर हर एक स्टेट में है। जैसे मध्य प्रदेश में हमारा स्टेट हेडक्वार्टर भोपाल के अंदर है और साथ ही जो है हर एक जनपद के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास एक ऑफिस रहता है जहां पर कि हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर रहता है और उसके नीचे हर एक ब्लॉक के अंदर 2 युवा वॉलंटियर रहते हैं जो कि पेड वॉलंटियर्स हैं। इनको हम ऑनरेरियम देते हैं 5000 रुपीज पर मंथ जी। और ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ये गांव-गांव के अंदर जो युवा मंडल कहते हैं या यूथ क्लब कहते हैं जी, उनको संगठित करते हैं और उनके माध्यम से सारे प्रोग्राम्स को चलाते हैं। जो कोर प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसके अंदर सबसे पहला प्रोग्राम तो यही है कि हम यूथ क्लब्स बनाएं पूरे के पूरे, क्योंकि जो भी काम हमने करना है फिर वो यूथ क्लब के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले यूथ क्लब बनाएं और उसमें 2 तरीके की कार्रवाइयां हैं। कुछ तो यूथ क्लब बने हैं, कुछ अपने आप स्वयं बच्चों ने बनाए हैं, उनको हम अपने साथ एफिलिएट कर लेते हैं और कुछ नए युवा जो बनाना चाहते हैं उनको हम हेल्प करके उनका यूथ क्लब फॉर्मेशन करवा देते हैं और फिर उनके अपने साथ एफिलिएट कर लेते हैं और फिर इनको सिखाते हैं कि किस तरह काम करना है और साथ ही साथ फिर इन युवाओं को किस तरह से चलाना है, किस तरह से संगठित करना है, किस तरह प्रोग्राम चलाने हैं और किस तरह युवा आगे आए देश के अंदर, उसके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाते हैं। और लीडरशिप कार्यक्रम के अंदर जो है 40 युवा हमारे भाग लेते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से हम लोग चलाते हैं। पहले हमारा थोड़ा प्रोग्राम लोकेशन वाइज थोड़ा सा एडहॉक था या रिसोर्स वाइज थोड़ा सा एडहॉक था, लेकिन अभी हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, जिसमें अभी आजकल हम प्रॉपर बढ़िया इंस्टीट्यूशन के अंदर अच्छे रिसोर्स पर्सन लेकर के हम उसको चलाते हैं। जब ये कार्रवाई हम कर लेते हैं तो फिर हम युवा क्लब्स जो है हमारे, उनके अंदर हम स्पोर्ट्स किट का वितरण करते हैं जी, जिससे के द्वारा कि जो है बच्चों को खेलने का सामान मिल जाए, सामग्री मिल जाए और फिर वो अपना चाहे वॉलीबॉल है या फुटबॉल है इस तरह की चीज़ों को खेल सकते हैं। और ये करने के साथ साथ फिर जो है हम उनके ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दोनों लेवल्स पर स्पोर्ट्स के कंपटीशन करवाते हैं, जिस तरह से तो थोड़ी प्रतिभा भी आए और थोड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बने, टीम स्पिरिट भी बने बच्चों के अंदर। साथ ही साथ जो लड़कियां हैं ज़्यादातर उनके लिए और कुछ लड़कों के लिए भी हम लोग स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जो है अपना जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान को और संपूर्ण करने के लिए
कौशल विकास का अपना कार्यक्रम कर पाए, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े होने की कार्रवाई की प्रयास कर सकें। अभी हम ज्यादा फोकस इस पे करने वाले हैं। पिछले साल से हमने थोड़ा डेवलप किया है और अभी हमारा एक MOU होने वाला है जो कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ, उसकी प्रक्रिया जारी है, जिससे कि हमारे जितने भी स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हों वो NSQF क्वालिफाइड हो और कंफॉर्मेंट हो, और साथ ही साथ जो है इनके साथ रोजगार से या मिनी स्टार्टअप या स्टार्टअप की कार्रवाई को बच्चा कर सके। सर, जिस तरीके से भारत आज भी गांव में बसता है, ग्रामीण भारत के युवाओं, महिलाओं, उनको उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उनको एक बेहतर दिशा मिल सके, इसके लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके से जोड़कर वो अपने को सही दिशा या उनको सही दिशा मिल सके? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इसी के अंदर जो है, देखिए सबसे पहला लीडरशिप मैंने बताया आपको जी। किसी भी युवा के अंदर जब लीडरशिप की क्षमता पैदा हो जाएगी तो फिर वो किसी भी फील्ड के अंदर एक अच्छा काम करने की क्षमता रखेगा और एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। चाहे वो राजनीतिक फील्ड में जाए या वो बिजनेस की फील्ड में जाए या वो नौकरी करे या वो कृषि करे, अगर नेतृत्व की क्षमता है तो वो किसी भी काम को बाकियों से बेहतर अच्छा करेगा। पहली बात वो ही हमारी। दूसरी बात मैंने की कि युवा क्लब का फॉर्मेशन करे, और युवा क्लब्स का जब फॉर्मेशन करते हैं तो फिर ये लोग चर्चा करते हैं और चर्चा के माध्यम से किस तरह से अपना विकास, क्लब का विकास और समाज में विकास करेंगे उसकी बात होती है। और उसके लिए एक प्रोग्राम हमने रखा है जिसका नाम है पड़ोस युवा संसद जी, जो कि ग्राम के स्तर पर भी है और ब्लॉक के स्तर पर भी है। दोनों लेवल पर पड़ोस युवा संसद युवा चलाते हैं अपने जी, और उसके अंदर अपने ग्राम के विकास की प्लान बनाते हैं या ब्लॉक में विकास की प्लान बनाते हैं, और बाद में जो पंचायत है उसके साथ मिलकर के या जो ब्लॉक की एडमिनिस्ट्रेशन है, BDO है, उनके साथ मिलकर के उसको विकास के कामों को उस तरह चलाने का प्रयास करते हैं। समाज में आज भी बहुत सी सामाजिक कुरीतियां हैं या फिर उनको ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए नेहरू युवा संगठन किस प्रकार से काम करता है और ग्रामीणों में एक बेहतर दिशा मिले उन्हें, इस तरीके से कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं? 3 बड़ी कार्रवाई है। सबसे पहली कार्रवाई तो यह है कि जो भी हमारी सरकार, खास तौर पे आप जानते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब से वो आए हैं उन्होंने बहुत सारी नई स्कीम्स बनाई है, नए प्रोग्राम बनाए हैं। ये प्रोग्राम और उनका लाभ ग्राम स्तर तक पहुंचे, सबसे बड़ी कार्रवाई तो यही है। उसके लिए हमारे कार्यक्रम के अंदर 3 अलग अलग तरीके से काम होता है। एक तो हमारे ऑब्लिगेटरी कंटेंट है, यानी कि हर कार्यक्रम के शुरू में कुछ कार्रवाई हम कराते हैं जिसमें कि इस जो नई स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी हम सबको देते हैं। दूसरा, जो बाकी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कंपोनेंट रहता है जी। और तीसरा, हमने जो है अभी एक कार्यक्रम पिछले साल से नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कि मॉडल विलेज का कार्यक्रम है, जिसके अंदर स्कीम्स की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उन गाँव में पूर्ति हो, उसके लिए कार्यवाही हो। और इस तरह से तीनों लेवल पर एक तो सरकार की स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई, इस तरह से होगा ग्रामीणों के लिए जी। दूसरा, जो स्किल है जी, जो गांव के अंदर किस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं उससे रिलेटेड स्किल भी हम लोग उनको इम्पार्ट करते हैं जी जी। तो उससे जो है उनको दूसरा फायदा होगा। और तीसरी, आपने कहा कुरीतियों की बात जी, तो कुरीतियों की बात को लेकर के सबसे बड़ी कुरीति जो सामने आई वो थी पंजाब के अंदर नशे की जी जी। और नशा उन्मूलन के लिए एक बहुत ही वृद्ध और बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम हम लोगों ने किया पंजाब के अंदर। 21 जनपद हैं, 21 के 21 जनपद में हमने किया उसको जी। और करीब 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं तक हम पहुंचने का प्रयास किया हमने उसके द्वारा। और उसके अंदर हमने बताया कि नशे के अंदर जो है कितना नुकसान है, क्यों नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें कि उससे अलग रहें। उसमें काफी हद तक हमको सफलता मिली। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। गांव में हम देखते हैं कि आज युवा पारंपरिक काम को छोड़कर
मजदूरी की तरफ भागता है, वो स्वरोजगार से नहीं जुड़ पाता है, तो वो स्वरोजगार से जुड़े। जैसा आपने बताया प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत काफ़ी काम किए जा रहे हैं, तो और इन ग्रामीण युवाओं को सही दिशा मिले या कौशल सीखने को मिले या वो अपने क्षेत्र में रहकर बेहतर काम कर सकें, इसकी क्या कार्य योजना है? इसकी कार्य योजना स्किल के द्वारा ही होगी जी। और उसके अंदर मैं 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ समझाना चाहूँगा। जी। एक तो सबसे पहले लीजिए कि भाई जैसे हम लोग पहले सिलाई कढ़ाई कटाई करते थे बच्चों के लिए, इसी को किस तरह से और थोड़ा सा यूज करके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, उसका एक एग्जाम्पल देंगे हम आपको। कि एक लड़की है, उसको सिलाई कढ़ाई के बारे में जब बताया गया तो उसने थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लिया बाकी लड़कियों से ज्यादा। जी। उसने कहा सर मैं क्या कर सकते हो, तो हमने उसको सुझाव दिया कि आप जो है ये अपने कपड़े बनाइए और गांव की दुकान जो है उस पर बेच दीजिए और वो आगे बेच देगा। हाँ। उसने उसको करने का प्रयास किया, 300-350 रुपए का मटेरियल उसका लगा और उसने 400 रुपए का बेचा और दुकान वाले ने 500 का बेचा। जी। तो उसका थोड़ा सा काम हुआ। जी। 2-3 लड़कियों को और जोड़ा उसने अपने साथ। उसके बाद जो है उसने कहा कि और क्या करूं, मैंने तुम थोड़ा फैशन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लो। जी। उसने वो किया, उसके बाद उसका थोड़ा प्रोडक्ट और अच्छा हुआ। जी, और बेहतर। उसने थोड़ा कस्बे में और डिस्ट्रिक्ट के लेवल की दुकानों में अच्छी शोरूम में थोड़ा बेचना शुरू किया। जी। तो उससे उसको थोड़ा मुनाफा बढ़ा और कुछ लड़कियां और जुड़ी उसके साथ। जी। फिर उसका हौसला इतना बढ़ गया स्वयं, जी। फिर वो हमारे पास नहीं आई दोबारा और उसने स्वयं एक निर्णय लिया कि बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी जो कर रही थी लड़कियां 2, उनको उसने अपने साथ रखा और उसके साथ अब वो जो है इतना अच्छा काम कर रही है लड़की कि उसका प्रोडक्ट जो है उसको बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है और 30-40 लड़कियां हो गई और गांव के में ही काम करती हैं। हम तो गांव में ही हो रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन फायदा शहर वाला मिल रहा है। तो एक ये हुआ। दूसरा जो है हमारे आज के दिन सभी जो गांव हैं, सभी गांव के अंदर 200-250 मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन है। जी। कुछ कारें हैं, कुछ बसें हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं, लेकिन सब जगह वर्कशॉप नहीं है। जी बिल्कुल। अभी बहुत अच्छी वर्कशॉप की और टेक्निकल ट्रेनिंग मोटर व्हीकल की जो है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार स्किल डेवलपमेंट चला रही है। कल ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट से बात हुई है और इतना अच्छा प्रोग्राम है उनका कि उसमें हम अपने बच्चे भेजेंगे और उनको हम वहां सिखलाई दिला देंगे, उन्हें स्थानीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। और जब वो सिखलाई दिला देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का मॉडल है कि उसके बाद उनको नौकरी मिलेगी। हमने थोड़ा एक नया मॉडल बनाया कि बजाय उसको नौकरी लें, उसके बाद 4-5 बच्चे मिल करके अपने गांव के अंदर उसकी वर्कशॉप खोलने, मुद्रा से लोन दिला करके। और हमारा जो डीवाईसी होता है वो इस तरह की कमेटी में मेंबर होता है जहां पर कि वो रेकमेंड करते हैं लोन के लिए। तो जब इस तरह के लोन वो दिला पाएगा और ये बच्चे अपने 4-5 मिलकर के गांव में वर्कशॉप खोल लेंगे तो अब इसको शहर नहीं भागना है। गांव वालों को भी फायदा हो गया कि गांव के गांव में रिपेयर की सुविधा हो गई, बच्चों को फायदा हो गया, वहीं वहीं काम हो गया और हमारी गवर्नमेंट की स्कीम जैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए वैसे वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। इस तरह से हम लोग इस काम को कर रहे हैं जिससे कि भागना ना पड़े। और अभी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कृषि है, कृषि से लेके जो स्किल्स हैं वो हम किस तरह से उनको अच्छी तरह दे पाए, क्योंकि अगर वो भी हम दे पाए, आप जानते हैं कि इजराइल ने एक सेंटर खोला दिल्ली में कृषि की स्किल्स के बारे में, और आप जानते हो कि इजराइल छोटा देश है। जी जी। लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को इतना डेवलप किया है कि जिससे जितना प्रोडक्शन हम 1 बीघा जमीन में लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो उतनी ही जमीन में लेते हैं उत्पादन। जी। तो हम उनको वो क्यों ना सिखाएं। जी बिल्कुल। जिससे जो छोटी छोटी जमीनें हैं लोगों के पास उसमें थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाएं। बिल्कुल। जिस और वहीं फायदा लें उसको। परंपरागत खेती को छोड़कर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 5 सालों में कृषि आय को दोगुना करना है, तो उसको भी इससे मदद मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो और कृषि में किसानों को बेहतर काम करने या बेहतर तरीके से आधुनिक खेती करने के लिए किस किस तरह से उनको आधुनिक तकनीक उपकरण की जानकारी? 2 बड़ी चीजें हैं, एक स्किल चाहिए जी और दूसरा उपकरण चाहिए। जी। उपकरण जब वो लेने जाएगा और उसको फिर लोन की जरूरत पड़ेगी जी, और अगर युवा है और हमारे पास ट्रेंड है और हमारे पास लिस्टेड है जी, तो फिर अगर हमारा वो डिस्ट्रिक्ट वाला जो अधिकारी है फिर उसको लोन दिलाने में सफल हो जाएगा। जी जी। इधर से उसको जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मिल जाएंगे, टेक्निक मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई, और उधर से उसको स्किल मिल गई। तो दोनों को लेकर के इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और अच्छा काम कर सकता है। हमारा स्वच्छ भारत अभियान देश भर में उसको काफ़ी सराहना मिल रही है, लोग भी उससे जुड़ रहे हैं, बच्चे हों या हर कोई। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को बेहतर तरीके से और गांव तक आम लोगों को सूचना या जागरूक करने के माध्यम से किस तरीके से, किस रणनीति के तहत काम किया गया
और आप प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को कितना सफल मानते हैं आज के समय में? मैं मानता हूं कि इतना बड़ा देश और जिसमें कि हमारी सबकी, उसमें हम सब लोग शामिल हैं, आदतें खराब हो गई थी जी बिल्कुल, जिसके कारण स्वच्छ भारत के बारे में सोचना पड़ा, माननीय प्रधानमंत्री को एक स्टेप लेना पड़ा। जी तो हम सबको सुधार करने की आवश्यकता है और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेहरू युवा केंद्र संगठन के सभी अधिकारियों को और सभी हमारे युवाओं को भी, खास तौर पे जो हमसे जुड़े हैं, कि जिन्होंने इस बात की महत्व को ठीक से समझा है जी और उस पर ठीक से कार्रवाई करने का प्रयास किया है। अभी मैं बताना चाहता हूं आपको कि पिछले साल एक बहुत वृहद कार्यक्रम, विस्तृत कार्यक्रम इसके बारे में इन्होंने चलाया, जिसमें इन्होंने हॉस्पिटल्स को, स्टैचूज को, स्कूल्स को सफाई किया जी और बहुत ज्यादा उनके मेरे पास 1 लाख से ज्यादा फोटोग्राफ्स आए जी सर, जो इन्होंने काम किया जी पूरे देश भर के अंदर। हाँ, और अभी फिर हमारा स्वच्छता पखवाड़ा जो है 1 अगस्त से और 15 अगस्त चलेगा, लेकिन हमारा जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है जी वो पखवाड़े तक उसको सीमित नहीं रखता है, जी वो तो पूरा साल चलाता है। सर, तो उसमें 3 तरीके की कार्रवाइयां हैं। जी एक तो स्वेच्छा से जो हमारा हर एक कार्यक्रम है, हर एक कार्यक्रम के पहले जो मैंने आपको कहा एक ऑब्लिगेटरी हिस्सा है, जी उसमें स्वच्छ भारत का मतलब स्वच्छता का एक क्रिया है उसके जी अंदर। जी दूसरी चीज मैंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े में थोड़ा ज्यादा कार्रवाई होती है और तीसरा हमने एक अलग से प्रोग्राम ही बना दिया जी स्वच्छ गांव के लिए और उसको भी ये लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं सोचता हूं कि स्वच्छता के मामले में तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो अधिकारी हैं और जो बाकी कार्मिक हैं और हमारे युवा हैं, मुझे लगता है कि बाकियों से ज्यादा पहल जागरूकता में भी जी जी और सफाई में भी करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं जी, इसी के साथ जी, साथ। जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा देश में हो या प्रदेश में किस तरह की योजनाएं संचालित कर रहे हैं ताकि युवाओं को उससे जुड़कर बेहतर रोजगार मिल सके? ये हम बात कर चुके हैं स्किल से जी, रिलेटेड, जी। है ना। तो स्किल से ही रोजगार की बात होगी जी, जी। और स्किल से ही उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जिसके अंदर की स्टार्टअप वाली बात जी, हुई, जी। मिनी स्टार्टअप वाली बात हुई। तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज तो कवर की कि हम किस तरह से कौशल विकास की बात कर रहे हैं। जी इसके अलावा स्टार्टअप कैसे अच्छा करें, जी इसके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी ज्यादा नहीं रहती। जी जी उसके बारे में हमने अभी थोड़ी पहल की है और कुछ अच्छे जो सफल जी हमारे युवा हैं जिन्होंने स्टार्टअप कर ली है, अपनी सफल कर ली है, जी उनको बुला करके और बाकी युवाओं के साथ उनका इंटरेक्शन करवा रहे हैं, उनकी बातचीत करवा रहे हैं, जिससे कि वो बता सकें कि हम किस प्रकार सफल हुए। जी और 1-2 लोगों को हम ऐसे भी बुलाते हैं कि जो सफल नहीं हो पाए तो वो बताते हैं कि हम किस प्रकार सफल क्या नहीं कठिनाई हो है? पाए। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। इसी में हमने जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जी प्रोग्राम चलाया, भद्रवा के अंदर, और उसके बाद हमने प्रोग्राम चलाया यहाँ पे आकर के जम्मू के अंदर, जी जिसमें कि एक युवा है हमारे मुंबई के रहने वाले, फरहद ऐसी डबाला, आपने शायद नाम सुना हो। जी सर हमारे बहुत ही यंग एज के अंदर उन्होंने 3 स्टार्टअप बना के सक्सेसफुल हुए वो। जी तो उनको हमने बुलाया और उन्होंने आकर के सब लोगों को बताया कि किस प्रकार से बिल्कुल कम उम्र के अंदर उन्होंने किस तरह से इनिशिएटिव अपने शुरू किए और किस तरह से स्टार्टअप बनाने में सफल हुए। जी तो उससे हमारे बच्चों को थोड़ा प्रेरणा के अलावा एक्चुअल भी पता लगता है, प्रैक्टिकल टिप्स जी जी कि किस तरह से हम स्टार्टअप करें तो उससे उनको फायदा हो। जी जी तो स्किल और स्टार्टअप यही 2 मेन चीजें हैं जिससे कि काम हो। ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल के प्रति रुझान बढ़ाने, जैसे आपने अभी खेल की भी बात की, तो उनको किस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है ताकि वो राज्य स्तर पर ये देश का अपना प्रतिनिधित्व कर सके और अपने आप को बेहतर तरीके से खेल में अपने प्रस्तुत कर सकें? देखिए खेल में 2 प्रकार के खेल हैं। जी जी एक तो वो खेल है जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, जी जिसमें कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी जी और प्रतिस्पर्धा के द्वारा जो है मेडल लेना या किसी स्तर तक जाने वाली बातचीत है। जी जी दूसरा पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट्स है जी कि चाहे मेडल आए या ना आए, लेकिन हमको अपने रोजाना गांव में खेलना है। खेलना है। जी आपने जी, देखा होगा हम्म। कि ज्यादातर हमारे गांव में वॉलीबॉल जी और फुटबॉल वगैरह चलती है, जी उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत कम रहती है जी या प्रतिस्पर्धा में जाने वाली बात का जो हिस्सा है वो बहुत कम रहता है। जी ज्यादा ये रहता है कि रोज खेलना है हमको, अपने व्यायाम के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है। तो जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो दूसरी प्रकार की कार्रवाई में ज्यादा है, जी क्योंकि हम उसका कारण है क्योंकि हम लोग इतने विस्तृत स्तर पे हैं हम लोग, और हमारा जो स्टाफ कंपोनेंट है कम है,
तो हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा खेलें। जी अगर उनमें प्रतिभा आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन फोकस और ज्यादा अटेंशन हमारी पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट्स में है, ताकि गलत कार्रवाई में या व्यसन से मुक्ति के लिए बच्चे खेल में ज्यादा आए, जी बिल्कुल, अपना शरीर स्वस्थ रखें, अपना मनोरंजन करें और खेल में भाग लें ज्यादा तरीके से। तो हमारा उसी में रहता है, और उसी को थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा भी हो, जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा जीरो भी ना हो, तो उसके लिए हम लोग जो है ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उसके कंपटीशन 2 कराते हैं और बाकी स्पोर्ट्स की किट देते हैं। तो स्पोर्ट्स किट बांट दी और उसके बाद उनको ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिला दिया। कुछ थोड़ी बहुत अगर उसमें टैलेंट मिला तो उसको आगे बढ़ाया, वरना ये किया। जहां तक आपको कोचिंग का सवाल है जी या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का सवाल है, जी उसमें हमारी ही मंत्रालय का जो दूसरा विभाग है, जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उसका पूरा रोल को वो संभालते हैं, वो उसको आगे लेके जाते हैं। जी वो कोचिंग भी कराते हैं, जी साई सेंटर्स भी हैं उनके, जी और कोचिंग के अलावा उनके पास अलग अलग एकेडमीज हैं, उसके द्वारा उसको आगे लेके चलते हैं। तरीके से खेलने से स्वास्थ्य में भी सुधार आता है, स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तो योगा को लेकर किसी तरह का नेहरू युवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना जी, चाहूंगा कि पहले योगा भी हर एक कार्यक्रम में हमारे, जी चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उससे पहले योगा हमें करने की आवश्यकता है। ऐसा हमने सबको शुरू करा दिया ऑलरेडी, जी ये लोग कर रहे हैं जी ऑलरेडी। जी हर कार्रवाई से पहले, जी आज कोई मीटिंग है तो उससे पहले योगा होना है, आज कोई कार्यक्रम है तो उससे पहले योगा होना है, जी जी तो वो तो हमने कर दिया। स्वच्छता भी होना है और योगा भी होना है। जी सर, इसके अलावा जो है आपको जानकारी होगी शायद जी कि जो सबसे पहला 2015 में इंटरनेशनल योगा डे हुआ, जी सर, उसमें शायद मेरे ख्याल से हमारे 70,000 लोकेशन के अंदर हमने योगा कराया, जी सर, बहुत ठीक है ना। और पिछले साल शायद 80-83,000 लोकेशन में हमने योगा कराया। जी सर, इस साल हमारा टारगेट था 1 लाख से ज्यादा लोकेशन पे में योगा कराने जी का। सर, लेकिन सबसे अच्छी बात जो रही इस बार की, वो ये रही कि ज्यादातर हमारी सबकी भावना ये थी कि भाई कश्मीर में योगा नहीं होता है, जी सर, और कश्मीर में योगा के प्रति बहुत ज्यादा एक विपरीत भावना है, लोग नहीं करना चाहते हैं या लोग नहीं करने देंगे या इस तरह की बातचीत। मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी खुशी के साथ जी कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से युवाओं को प्रेरित किया, और उसके द्वारा हमने ये इस बार सोचा कि हम इस बार पूरी कश्मीर वैली के अंदर, घाटी के अंदर, जी जहां सबसे ज्यादा इसकी ऑपोजिशन है, जी वहां हम अच्छे से योगा कराएंगे। जी हमने एक चैलेंज लिया, और उस चैलेंज के अंतर्गत हम लोगों ने इस बार 4 बड़े कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में कराए, जी जिसमें हमने लेह में कराया, और लेह के अलावा हमने जम्मू में कराया, जी सर, और श्रीनगर में कराया, और कुपवाड़ा में कराया। जी और पूरी घाटी के अंदर, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो हमारा कुपवाड़ा हो, चाहे हमारा बारामूला हो, श्रीनगर हो, इस तरह से हमने पूरी वैली के अंदर योगा के कार्यक्रम करवाए। किए, जी और आप ये देखिए कि कैसे और कब करवाए। जी कुपवाड़ा मैं स्वयं गया, जी और जब मैं गया वहां हमने पुलिस वालों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ मत करिए आप। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सब रोजाना टेररिस्ट की गोलियां चल रही हैं, पिछले 18 दिन से लगातार कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घटना, पत्थर फेंकने की, गोली की कुछ ना कुछ चल रही है। यहाँ कैसे कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल होगी, मत करिए। हमने तो करना है भाई, लोगों को एक अच्छी भावना जानी चाहिए, उन्हें प्रेरणा जागृत होनी चाहिए, सबको कराना है। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल होगी, जगह नहीं मिल पाएगी, और हम सिक्योरिटी कैसे देंगे और कैसे होगा। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे युवा इतने अच्छे थे जो हमारे साथ नेहरू युवा केंद्र से जुड़े, कि उन युवाओं ने कहा सर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। और जगह का चुनाव भी हो गया, जगह की तैयारी भी हो गई, जी जी और बिल्कुल बॉर्डर से, गांव से हमारे पास लड़के भी और लड़कियां भी काफी मात्रा में आए, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम योगा का हुआ। जी और सबसे अच्छी बात यह हुई कि अभी पूरे घाटी के अंदर जो है बच्चों ने कहा है कि साहब ये एक आध दिन युवा की बात नहीं है, जी हम इसको लगातार करना चाहते हैं। जी तो जिस इलाके में सबसे कम अपेक्षा थी, उसमें सबसे ज्यादा योगा जी की जी बात हुई। तो मैं ज्यादा सोचता लोग हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं अपने नेहरू युवा केंद्र संगठन के सभी लोगों को इसके लिए शाबाशी देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, इन मौके पर कौन से विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं नेहरू युवा केंद्र द्वारा, ताकि इनसे लोगों का जुड़ाव रहे और इन कार्यक्रमों के साथ रहें?
मैं ये बताऊंगा कि आपको, जैसे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो दिन है जी नेहरू युवा केंद्र संगठन को लेकर के, जी वो है 12 जनवरी। जी क्योंकि 12 जनवरी जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन होता है जी और वही दिन जो हमारा नेशनल यूथ डे है। जी तो हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं और नेशनल यूथ वीक भी मनाते हैं। जी तो हमारा तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है जी नंबर 1 पे। जी नंबर 2 पे 26 जनवरी वाला कार्यक्रम, जी नंबर 3 पे 15 अगस्त वाला कार्यक्रम, जी नंबर 4 पे इंटरनेशनल योगा डे, जी जी नंबर 5 पर हमारा इंटरनेशनल स्किल डे, इसके है ना। और इसी तरह से अभी इस बार वो भी था हमारा पंडित दीनदयाल जी की जो जयंती है उसका, और बाकी चीजों को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट दिन है हम सब मनाते हैं। जी चाहे वो हमारा एड्स के लिए हो जी सर या एंटी स्मोकिंग के लिए हो, जी सर कुरीतियों को हटाने वाले दिन है उनको मनाते हैं हम। जी सर और अगर मान लीजिए कि ग्रीन अर्थ, जी सर सेव अर्थ वाले प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं, प्लांटेशन बहुत मात्रा में लोग करते हैं और ब्लड डोनेशन बहुत मात्रा में हमारे बच्चे करते हैं। जी तो ये सब कार्रवाई हमारे लोग सर, करते एक हैं। आखिरी सवाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज के सपने को आज के भारत में आप कहाँ देखते हैं और कहाँ युवाओं को पाते हैं? आपका आखिरी सवाल है लेकिन मैं 2 जवाब दूंगा आपको। जी सर। एक कि महात्मा गांधी जी का गांव का स्वराज का जी सपना, जी ग्राम जी इसी के साथ आप जोड़ दीजिए पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय, जी दोनों को जोड़ दीजिए। जी सर इन दोनों को जोड़ करके हमने कार्यक्रम बनाया मॉडल यूथ विलेज का। जी और मॉडल यूथ विलेज के अंदर जी हमारे बच्चे जो है मॉडल युवा संसद जी और मॉडल युवा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विजन ऑफ महात्मा गांधी जी एंड पंडित दीनदयाल जी। ये कर रहे हैं। इसका एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोग्राम है हमारा, जी सर जो कि हमारे प्रोग्राम्स का जी। हिस्सा है जी है ना जी। जी दूसरा मेरी तरफ से एक पॉइंट, जी जी एक अच्छा कार्यक्रम हमने शुरू किया है जिसको नेशनल लेवल डिक्लेमेशन बोलते हैं हम लोग। जी गांव और ब्लॉक के लेवल से हम लोग शुरू करते हैं जी बच्चों को डिक्लेमेशन के लिए। जी सर किसी ने मेरे से कहा कि साहब डिक्लेमेशन क्यों और डिबेट क्यों नहीं? जी जी सर तो डिबेट में तो फॉर और अगेंस्ट 2 आ जाएंगी बातें। जी। हम चाहते हैं सिर्फ पॉजिटिव। जी जी सब्जेक्ट उसका हमने रखा है पैट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग, जी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण। जी सर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल से कार्रवाई शुरू होती है, बच्चे उसमें प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। जी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, जो जीत जाते हैं जी जी वहां उनको इनाम मिलते हैं अच्छे। जी वहां जो जीत जाते हैं स्टेट पे आते हैं और स्टेट से जीतने वाले नेशनल पे आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी ने मेरे से पूछा साहब इसकी सफलता का क्या आकलन है आपका? जी मैंने आकलन के 2 बिंदु मैं बता सकता हूं आपको जो मैंने स्वयं देखे हैं। पहला कि एक 64 साल के व्यक्ति जी ग्रामीण क्षेत्र से आए, उनकी बेटी हिस्सा ले रही थी हमारे नेशनल लेवल कंपटीशन के जी, अंदर। उन्होंने कहा साहब मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि गांव का बच्चा पूरी की पूरी चेन जी यानी गांव, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से होकर के और नेशनल लेवल तक पहुंच गया बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के। जी तो उसने धन्यवाद किया। तो मैं सोचता हूं कि हमारी सफलता का एक बड़ा आकलन इस बिंदु से होता है। जी दूसरा उससे भी बड़ा, जी कश्मीर के अंदर जहां पर कि इतनी हम लोग अपोजिशन देखते हैं, जी कश्मीर की लड़की सीरत बाजी, एक मुस्लिम लड़की, जी इस कार्यक्रम में जी पैट्रियोटिज्म नेशन बिल्डिंग के अंदर जी पूरे देश में जी नेशनल का फर्स्ट प्राइज लेके जाती है। बहुत जी मैं सोचता हूं इससे बड़ा सफलता का जी कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता जी इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। हम जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 ही बात बोलना चाहते हैं हम। पहली बात कि हमारे जितने भी युवा हैं एक मंत्र याद रखें, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। मैं दोहराता हूं, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, इतना याद रखें और इसी पे अपनी पूरी कार्रवाई को रखें, जिससे कि उनको जो है राष्ट्र के लिए हमेशा प्रथम जी ध्यान रहे कि मैं कोई भी काम करूं इतना अच्छा करूं कि मेरे को अपने भारत को दिव्य भारत बनाना है और श्रेष्ठ भारत बनाना है। जी जी इसकी सोच के साथ उसको काम करना है। जी जी और मैं उन सबको सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जी जय हिंद, जय युवा। सर, आपने इतनी उत्प्रेरक जानकारी दी युवाओं के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आज बस इतना ही।
मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।